Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 7, continuation of third chapter, current electricity. Today we are going to discuss things around cell. तो आज जो भी हम डिस्कस करेंगे वो मोस्टली सेल से ही रिलेटेड होगा. तो सबसे पहले क्या है कि हम इस सर्किट को जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं. तो इस सर्किट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये सेल है कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट और यू कैन से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो अब ये सेल क्या करता है, दिस सेल इज हेल्पिंग टू फ्लो करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस और दिस सेल विल हेल्प टू फ्लो इलेक्ट्रॉन थ्रू दिस रेजिस्टेंस. एंड एज यू नो, electron flows from negative terminal to positive terminal of the cell and current flows from positive terminal to negative terminal of cells. तो अभी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही यू कैन से करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो सबसे पहला पॉइंट अगर हमें समझना है तो एक होता है ना मिसकॉन्सेप्शन हमारे माइंड में कि जो सेल होता है ना वो हमको प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन. दैट इज रॉन्ग. सेल कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करता. सेल क्या करता है, सेल एनर्जी सप्लाई करता है. एनर्जी किसको सप्लाई करता है, सेल एनर्जी सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन्स को, या अपना सेकेंड टर्म में अगर बोलना है तो करंट कैरियर्स. क्योंकि हर मटेरियल के लिए ना करंट कैरियर्स अलग अलग होंगे. लाइक कंडक्टर में करंट कैरियर्स होगा इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर में होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट में होता है आयंस एंड ऑल. तो जो करंट कैरियर्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है. कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो सेल्स होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं करंट कैरियर्स को. तो करंट कैरियर्स उस एनर्जी को लेते हैं एंड देन दे विल फ्लो इन द सर्किट. पहले भी करंट कैरियर्स फ्लो होते हैं बट दे फ्लो रैंडमली या दे मूव रैंडमली. सेल्स की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल की वजह से दे गेट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो सेल के ना दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना जरूरी है. तो पहला जो पॉइंट है, सेल का क्या जॉब होता है, सेल क्या करता है, सेल सप्लाइज एनर्जी टू करंट कैरियर्स. ये करंट कैरियर्स को एनर्जी सप्लाई करता है. करंट कैरियर्स में हमने यहां पे क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स सप्लाइज एनर्जी टू करंट कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स. किसके लिए, टू फ्लो इन स्पेसिफिक डायरेक्शन. ठीक है. अब ना सेल एनर्जी प्रोवाइड करा तो कहीं भी फ्लो होने के लिए थोड़ी प्रोवाइड करेगा. इट विल फ्लो गिव इट एनर्जी टू फ्लो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. तो उसके पास ना टर्मिनल्स हो गए ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया, प्लस इट इज गिविंग एनर्जी टू फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो टू फ्लो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. ठीक है. अब जो दूसरा पॉइंट है इसका, सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, कि जो सेल होता है ना ये क्या करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर्किट के लिए उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है. ठीक है. तो maintains potential difference. ठीक है. किसके लिए, for an electric circuit. और क्यों ये मेंटेन करके रखता है, टू फ्लो इलेक्ट्रॉन और करंट कंटिन्यूअसली. ओके. सो कंटिन्यूअसली इसमें इलेक्ट्रॉन और करंट फ्लो होता रहेगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना वो टास्क होता है सेल के पास. तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है. जो स्टार्टिंग में समझो कि ना अगर मैंने सेल बाय किया है, फॉर एग्जांपल 1.5 वोल्ट का सेल मैंने बाय किया, तो अगर उस सेल को मैं यूज कर रहा हूं, लाइक ना अगर आप इमेजिन किसी डिवाइस मैंने यूज किया तो राइट ना वो कोई एक पर्टिकुलर करंट प्रोवाइड कर रहा होगा. तो आफ्टर 1 और 2 आवर्स के बाद भी वो उतना ही करंट प्रोवाइड करे, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेंटेन रहेगा तो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. या 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 सेकंड में जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो ये दो पॉइंट हमें समझना था. तो अगर हम ना सेल के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू नाउ. सो अब हमने क्या किया कि हम ना कोई सेल लेते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आपने स्टडी किया होगा केमिस्ट्री में. तो वी आर गोइंग टू टेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है. हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो थोड़ा सा हम पैटर्न देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने कंटेनर लिया हुआ है, यू विल टेक अ कंटेनर. ठीक है. इस कंटेनर में आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, प्लस यू आर पुटिंग अ इलेक्ट्रोड. आप ना इलेक्ट्रोड भी पुट करते हो उसके अंदर, यू आर गोइंग टू पुट इलेक्ट्रोड्स. ठीक है. आपने इलेक्ट्रोड्स पुट किया. अब कंडीशन क्या होता है कि आपने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल किया.
सो इलेक्ट्रोलाइट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिक्विड, ये आयन फॉर्मेशन के हेल्प करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का है और ये जो इलेक्ट्रोड हमने ये जिंक का यूज किया, जिंक रॉड। अब होता क्या है कि जब इसको आपने एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देते हो, एक्सटर्नल सर्किट इन द सेंस यू आर कनेक्टिंग थ्रू रेजिस्टेंस, ठीक है। आपने यहां पे क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आपने कनेक्ट कर दिया, ये कंडीशन, तो ये रेजिस्टेंस आर हो गया। तो कॉपर पे क्या होता है ना, पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, यहां पे होगा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल हो गया। वैसा सेल्स में होता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या एक्सटर्नल सर्किट में करंट ऐसे फ्लो होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है ना, देयर इज अ टर्म इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज नथिंग बट इट्स अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ है तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। तो अब ये एक तरह से सर्किट की तरह हो गया। तो सर्किट ये तब होगा जब यहां से करंट फ्लो होगा और देयर शुड बी कंटिन्यूटी। तो ये यहां से करंट फ्लो होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, फिर ये नेगेटिव पे आएगा, नेगेटिव से फिर वापस से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो अगर आप ना बहुत ध्यान से देखोगे तो यू विल कम टू नो आउटसाइड दिस सेल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट इनसाइड दिस सेल इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब एक और चीज होता है ना कि अब ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में या ये दो टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है। एक हमें लेना जब करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, अब जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हम पहले लेते हैं कि सेल हमने बनाया और कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ये सेल बनाया हमने, ये एक्सटर्नल सर्किट आप कंसिडर नहीं करो, तो क्या होता है इन दो टर्मिनल्स के बीच में क्या किया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस लिया। तो आप क्या लेते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन terminals of cell when no current flows through it हो सकता है या flows through सर्किट हो सकता है, जो भी आपको कंसिडर करना है। तो उस टाइम पे जो भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक स्पेसिफिक टर्म कंसिडर करते हैं। तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज ईएमएफ, इसको हम बोलते हैं ईएमएफ। व्हाट इज द ईएमएफ? ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये टर्म पढ़ के तो ऐसा लगता है कि ये किसी टाइप का फोर्स है, बट इट्स नॉट अ काइंड ऑफ फोर्स। ये ना बहुत ओल्ड टर्म है, जब ना लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह शायद इन्वेंट नहीं किया होगा, कुछ उस तरह का कंडीशन। तो उस टाइम पे वो सबको लगता था कि ये बैटरी है, सेल है, तो सेल क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगाता होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। तो ये वो डिवाइस है जो ना फोर्स अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराता है। लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट ये मानना था। बाद में हमने जब उसको समझा तो ये क्या हो गया, हमें बाद में समझ में आता है कि इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सेल होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ईएमएफ, ईएमएफ तब होगा जब ये सर्किट में ना करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब तब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। When there is no flow of current through cell तो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। और उस टाइम पे जो भी आपने मेजर किया उसको हम बोलेंगे ईएमएफ। तो अब ये क्या होता है ना कि अब ईएमएफ कैसे है, तो जैसे अभी आप मार्केट में जाते हो, यू आर बाइंग अ सेल, आपने एक सेल बाय किया, तो जैसे अभी एक बैटरी होगी ना, नॉर्मल पेंसिल सेल आप कंसिडर करो या रिमोट सेल्स वगैरह जो भी है, आपने सेल बाय किया, उसका जो पोटेंशियल है ना 1.5 वोल्ट, या नहीं तो ना वो ड्यूरासेल वगैरह आता है 9 वोल्ट तक का, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने बाय किया जिसका पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट है, एग्जांपल के लिए हमने ले लिया। तो अभी 1.5 वोल्ट उन्होंने लिख के दिया है, वो लिख के दिया है उन्होंने, वो क्या है, वो ईएमएफ है, क्योंकि अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब करंट नहीं फ्लो रहा है दैट टाइम दे आर सेइंग कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट है, वो है ईएमएफ। तो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमने या आपको कंसिडर करना तो यहीं पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि चलो ठीक है, यहां पे जो आपने ना पावर सप्लाई दिया हुआ है, ये समझो कि अगर एक एग्जांपल ले लेता हूं कि इन्होंने एक सर्किट में लिया है कि चलो ठीक है, ये ना हमने 10 वोल्ट का ईएमएफ अप्लाई किया है, मतलब ये ईएमएफ की वैल्यू है, मतलब जब भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब ये 10 वोल्ट था। अब हम ना पहले 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से देखते हैं कि 10th स्टैंडर्ड में हमने क्या लर्न किया था, फिर यहां पे उसका क्या मतलब है उसको भी देखेंगे। अब ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, इन्होंने बताया कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू ना 5 ओम है। दैट टेकिंग लाइक दिस, बोल रहे हैं कि जब ना ऐसा कॉम्बिनेशन है और यहां पे क्या क्या है, इन्होंने अमीटर को कनेक्ट कर दिया विच इज गोइंग टू मेजर करंट। तो वो बोल रहे हैं कि जब ऐसा पूरा कॉम्बिनेशन होता है तो दे आर सेइंग कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसकी वैल्यू आती है 2 एम्पियर,
ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ये 10th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो अब तक हमने यही लर्न किया था कि चलो ठीक है, अब ये जो सप्लाई है 10 वोल्ट है, हमको पता लगाना है कि ये सप्लाई 10 वोल्ट का था या नहीं था। तो हम क्या करते हैं, ये जो करंट फ्लो हो रहा है यहां पे आएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है ना ओम्स लॉ के हिसाब से, आई वी इज इक्वल टू आई आर। तो हम पहले आई आर ही लेते हैं, तो आई इंटू आर। तो आई का वैल्यू कितना था, 2 एम्पियर था, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, 5 ओम थी, मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, 10 वोल्ट हो गया। तो ये जो वैल्यू है ना, ये क्या देगा, ये देगा V का वैल्यू, मतलब ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब अब इस सेल के अलावा सर्किट में सिर्फ यही एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, मतलब सेल के पास जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा इसके अक्रॉस द टर्मिनल्स, हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि पूरे का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे होगा। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या होगा, मान लो अगर यहाँ पे 10 है, अदर एंड पे 0 है, तो ये क्या होगा, 10 9 7 8 6 5 4 3 2 1, और फाइनली ये 0 हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन तो कितने रेजिस्टेंस हमने यूज किया। तो एक और चीज हमने लर्न किया कि यहां तक पर्टिकुलर पार्ट में तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस क्या पे, तो ये पूरा रेजिस्टेंस है 10 वोल्ट क्या किया, कैप्चर कर लिया। ये हमने अब तक लर्न किया था। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमने जो बैटरी बाय किया था उसका ईएमएफ दिया था 10 वोल्ट, और जब हम यूज कर रहे हैं तो हमको 10 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा अब तक का कॉन्सेप्ट है, बट इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्वेश्चन ये है। तो होता ऐसा है कि अब तक जो हमने लर्न किया था वो कॉन्सेप्ट रियलिटी से थोड़ा डिफरेंट है। अब यहां पे थोड़ा सा क्या होता है, चेंज आता है। चेंज क्या है कि हमने जब इस सेल को बाय किया तो वो 10 वोल्ट का ही बाय किया था, ये पार्ट आप लिख लेना प्लीज स्टॉप करके। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहां पे ये 10 वोल्ट हमने सेल लिया, ईएमएफ 10 वोल्ट था। अब हमने क्या किया, वो रेजिस्टेंस 5 ओम को ही अप्लाई किया। बट अब स्टोरी में छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट क्या आता है कि हम देखते हैं कि ये जो अमीटर है ना, वो कितना करंट मेजर कर रहा है, इट इज मेजरिंग ओनली 1.5 एम्पियर। ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 एम्पियर ही करंट मेजर कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, वापस से इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, आई इंटू आर वाला कॉन्सेप्ट। तो यहां पे क्या होगा, 2 अभी ये पर्टिकुलर पार्ट में कितना हो गया, 1.5 एम्पियर करंट विल फ्लो थ्रू व्हाट 5 ओम रेजिस्टेंस, तो कितना होगा ये 7.5 वोल्ट। तो मतलब जो मैं ये रेजिस्टेंस ने पोटेंशियल ड्रॉप किया है, क्योंकि मुझे और कोई तो डिवाइस दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने जैसा इसके पहले डिस्कस किया था कि जहां पे वायर है वहां पे अपना पोटेंशियल ड्रॉप 0 ले लेते हैं। तो ये जस्ट इसके बिफोर क्या होगा, 10 वोल्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस को हो रहा है, हमको कोई दूसरा रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 7.5 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, ये दोनों सेम क्वांटिटी तो है नहीं। इसका मतलब कि जो ईएमएफ है और जो हमने पोटेंशियल मेजर किया दोनों सेम नहीं है। ठीक है, और इसके पहले वाले में क्या था कि, और एक और चीज है, जब ना यहां पे देखो, अब अगर समझो कि आपने वोल्ट मीटर लिया, मान लो कि ना वोल्ट मीटर आपको ना ऐसा डिवाइस है कि जो आपको ना एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, मतलब कि ईएमएफ की वैल्यू 10 वोल्ट दे रहा है और यहाँ पे जो है आपको 7.5 दे रहा है। तो जब ना इसके अंदर करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा, ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट के बीच में अगर आप ना बैटरी को, वो वोल्ट मीटर को लगाते हो, तो ये अभी कितना वैल्यू देगा, ये 10 वोल्ट नहीं देगा, ये कितना देगा, 7.5 देगा, जितना इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको अगर ये 7.5 प्रोवाइड कर रहा है तो ये भी 7.5 ही बताएगा, समझ में आ रहा है। बट एक्चुअल में ईएमएफ की वैल्यू कितना बताया इन्होंने, 10 वोल्ट बताया। तो व्हाट इज हैपनिंग टू द रिमेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमको समझना है। तो रिमेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें क्या करना है, तो अब हम इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ये क्या कहता है कि अगर आप सेल को बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हो तो यू विल फाइंड आउट, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट तो पहले क्या होंगे, न्यूट्रल एटम्स होंगे, है ना। जैसे अभी कोई आपने लिया है, लाइक जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स लिया होगा आपने, वो क्या होगा, ये न्यूट्रल स्टेट में होगा, उसके ईच एटम्स। अब जैसे ही ना उसको आप डिसॉल्व करते हो या आयन फॉर्मेशन होने के बाद दे विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ करंट कैरियर्स, बट सारे के सारे जो एटम्स होते हैं वो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। तो अब क्या होता है, अब ये आयंस का फ्लो होना स्टार्ट करेंगे, समझो जो करंट कैरियर्स है। तो जो भी आयन है जब वो फ्लो होगा ना, तो वो क्या करेंगे, दे विल कोलाइड, है ना। जब आयंस ना नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होंगे तब क्या करेंगे, वो कोलाइड होंगे। किससे कोलाइड होंगे, कोलाइड्स विद आयन, कोलाइड विद आयंस, या आयन इंडिविजुअल आयन भी ले सकते हो। आयन कोलाइड्स विद किसके साथ में होगा, आयंस के साथ में कोलाइड होगा। फिर किसके साथ में कोलाइड होगा, न्यूट्रल एटम्स के साथ में कोलाइड होगा। ठीक है, वो कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो अब क्या होता है, जो आपने अब तक देखा था, हमने क्या कंसिडर किया था कि सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में ही हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, बट इंटरनल वाला रेजिस्टेंस हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो बैटरी के अंदर ना, बिकॉज ऑफ केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल की वजह से, जो केमिकल हमने यूज किया या जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से भी हमको क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया,
एक नया कॉन्सेप्ट हमारे ये कंसिडरेशन में आता है, वो हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमने ले लिया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। तो आप सर्किट में कैसे दिखाओगे, क्योंकि आप सेल के अंदर तो ड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करते हो ना, सेल के साइड में ड्रॉ कर लेते हो। ये होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल आर होगी। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहते हैं कि अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने ईएमएफ अप्लाई किया है, तो ये जो ईएमएफ होगा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा प्लस ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये कैसा है, ये किसके लिए है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए जाएगा पोटेंशियल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये किसको जाएगा, ये जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस के पास जाएगा। ठीक है, तो अब इस पार्ट को अगर मैं डीपली ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं तो ये कितना वैल्यू था, ईएमएफ की वैल्यू थी 10 वोल्ट। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से कितना पास हुआ है, 7.5 वोल्ट हुआ है। तो टर्मिनल जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस को कितना मिलेगा, तो V डैश का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना, यहाँ पे स्पेस नहीं है बट आप मैनेज कर लेते हैं, तो ये क्या होगा 2.5 वोल्ट। तो 2.5 वोल्ट इस इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया। सो 2.5 वोल्ट यहाँ पे यूज हो गया। तो अब अगर इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये 2.5 वोल्ट है, तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसा होगा, तो व्हाट विल बी वैल्यू फॉर द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल अपॉन करंट। तो हम अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कितना पोटेंशियल मिला है, इंटरनल रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना है 2.5 वोल्ट है, और कितना करंट फ्लो हो रहा है 1.5। तो आप क्या करो, ये अगर 5 से कैंसिलेशन किया ना, 5 3 जा एंड 5 5 जा ना, वो 10 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 5/3 ओम रेजिस्टेंस हो गया। या इसको अगर जनरल वैल्यू के टर्म में लेना तो 1.66 ओम रेजिस्टेंस है, वो हिडन है। सो हिडन रेजिस्टेंस इनसाइड सेल इज कॉल्ड एज अ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप चाहो या ना चाहो ऑलमोस्ट हर सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, लेकिन अब तक हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते थे तो हम ऐसा इमेजिन करते थे कि उसके बाद कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, बट अब यहां पे हम ना इंटरनल रेजिस्टेंस पर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, सेल की प्रॉपर्टी है। तो सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो क्या करता है, सर्टेन पोटेंशियल को कैप्चर कर लेता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने जो ये लिया था, ये था ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। अब अगर ना जब करंट फ्लो होने लगता है, जब करंट फ्लो होने लगता है, अब करंट फ्लो होने लगेगा क्योंकि हमने जैसा लिया था, सेल लिया था ना आपने, तो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो वो ईएमएफ था जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था। अब करंट फ्लो होने लगा तो आप उसके अक्रॉस फिर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, तो नाउ दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज टर्मिनल वोल्टेज। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है सिस्टम में, उसका नाम है टर्मिनल वोल्टेज। अब एक टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इसको देख लेते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वही वाला सेम कंडीशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू सेल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितना मेजर करके देगा, हाउ मच वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट। तो ये जो यहां पे आप पोटेंशियल मेजर करोगे ना, आप जो टर्मिनल वोल्टेज मेजर करोगे उसको नोटेशन हो गया, उसका V हो गया, V इज द नोटेशन। तो जनरली ना टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू कैन बी इक्वल टू, सो V कैन बी इक्वल टू किसके इक्वल हो सकता है, I इंटू R के इक्वल हो सकता है। तो एक ऑप्शन ये है, आप एक्चुअल में मेजर करो, यहां पे आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, तो वो जो वैल्यू देगा वो किसके इक्वल होगा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब आपने 10 वोल्ट आपने दिया था, 10 वोल्ट में से 2.5 वोल्ट तो ऑलरेडी कैप्चर हो गया किसके थ्रू, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब सेल के पास कितना बचा है, 7.5 है, तो सेल सिर्फ 7.5 वोल्ट ही प्रोवाइड कर सकता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। तो इसके लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल्स, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो आप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल निकाल दो जब भी करंट फ्लो हो रहा है, या अक्रॉस द एंड ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि ना इंटरनल रेजिस्टेंस ना डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। तो जो पहला पॉइंट है इंटरनल रेजिस्टेंस, जो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनल रेजिस्टेंस वी आर टेकिंग विद स्मॉल r, तो ये क्या होता है, डिपेंड्स ऑन
nature of electrolyte depends upon nature of electrolyte. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया वो थिक है या थिन है. मान लो थिन है तो आयंस में इजीली मूव कर पाएंगे, तो जो कोलिजन होगा वो कम होगा इसके अंदर ना. आयंस में इजीली मूव कर पा रहे तो कोलिजन कम होगा. कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. अगर थिक होगा तो क्या होगा, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है. अगर थिन होगा तो कोलिजन क्या होगा, कम होगा, बिकॉज आयंस आर एबल टू मूव वेरी इजीली. बट अगर थिक होगा तो आयंस विल फाइंड लिटिल डिफिकल्ट टू मूव. तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. जो सेकंड पॉइंट है ये क्या है, अच्छा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला के हिसाब से हम देख लेते हैं. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो इंटू एल बाय ए. तो अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस लेता हूं तो रो इंटू एल बाय ए. व्हाट इज एल, एल होता है लेंथ about which ions go through collisions. ठीक है, ये वो बात है जिसके थ्रू आयंस क्या होगा, कोलाइड होता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंडक्टर का याद होगा ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर वाला, कि कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा, रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होता है. तो उसी फॉर्मूले से हमने इसको डिराइव किया हुआ है. तो यहां पे वो लेंथ क्या होगा, कौन सा लेंथ है जो आयंस को ट्रेवल करना है. तो आयंस को ये पर्टिकुलर लेंथ ट्रेवल करना है, ये लेंथ. तो ये जो लेंथ है ये क्या है, ये सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स है. तो जितना ज्यादा सेपरेशन होगा उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा. तो यहां पे क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स. ठीक है. अब उसके हिसाब से देख लो नेक्स्ट वाला पॉइंट, एरिया वाला. तो एरिया को ये रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. बट एरिया यहां पे हम कैसे रिलेट करेंगे, तो यहां पे एरिया क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कंटेनर को आपने टिल्ट कर दिया, जैसा कि ये कंटेनर है, तो कंटेनर को आपने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो टिल्ट कर दिया तो क्या होगा, ऐसा हो गया, तो इलेक्ट्रोड्स ऐसे हो जाएंगे. तो आपको वो एरिया लेना, जैसे इलेक्ट्रोड का कितना पार्ट डिप्ड है ना, वो ये पार्ट डिप्ड है, तो ये पर्टिकुलर पार्ट का एरिया. जैसे यहां पे क्या होगा, ये पोर्शन ना डिप्ड है, तो ये इसका एरिया. ठीक है. सो द एरिया, कौन सा एरिया, कॉमन एरिया. कॉमन एरिया कैसे लोगे, जैसे कि इसका मिनिमम पार्ट यहां पे ये है मिनिमम एरिया. अब इसके हिसाब से आप ले लो सिर्फ इतने एरिया का जो इलेक्ट्रोड होगा ना, ठीक है, उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. तो ये क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड immersed in electrolyte. तो जो कॉमन एरिया होगा उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. सो मान लो कि आपने बहुत ज्यादा टिल्ट कर दिया, कॉमन एरिया बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसके हिसाब से आपको कॉमन एरिया लेना पड़ेगा. बट अगर नॉर्मली आपने रखा तो दोनों का कॉमन एरिया क्या होगा, सेम होगा. बट इफ यू आर गोइंग टू टिल्ट तो वन का एरिया विल बी लेस एंड सेकंड का एरिया विल बी मोर. बट आपको लेना है द मिनिमम वन के हिसाब से आपको कॉमन एरिया सेलेक्ट करना है. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट. तो अब अगर मुझे ना कॉमन एरिया इंक्रीज करना है, बट इज इमर्स्ड इन लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट, तो मुझे क्या करना है, इसको ज्यादा फिल करना पड़ेगा. तो जितना ज्यादा मैंने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा. तो जनरली ऐसा होता है ना, कार बैटरीज एंड ऑल, जब भी ना वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते हैं या ना सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलता, तो वी नीड टू फिल वाटर. हमने वाटर का बार बार फिल करते रहते हैं, मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ इलेक्ट्रोलाइट. और ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करते हैं, कॉमन जो एरिया है जो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इमर्स्ड है, उसका हम क्या करते हैं, एरिया को इंक्रीज करते हैं. तो जैसे आप इसको फिल कर रहे हो तो कॉमन एरिया विच इज इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट विल कीप इंक्रीजिंग. तो अगर एरिया इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा. और जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैं यहां पर डायरेक्टली इक्वेशन टर्म में लिख देता हूं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे डिपेंड करता है,
तो मान लो कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ आयन जो फॉर्मेशन होगा वो मोर होगा, तो नंबर ऑफ आयन्स अगर ज्यादा हो जाएंगे तो कोलिजन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा अब तक के हिसाब से, टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड होता, हाउ इज इट रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर आपको याद होगा ना, कंडक्टर में हमने कैसे लिया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट यहां पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों, वो समझना जरूरी है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो क्या होता है ना, नंबर ऑफ आयंस के फॉर्मेशन ज्यादा होते हैं और जो थिक जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना वो धीरे धीरे थिन होने लगता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट थिन हो जाता है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रोलाइट थिन होता है और जो नंबर ऑफ कोलिजन होती है, जो मूवमेंट होता है ना, वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। तो आयंस के तो मूवमेंट स्मूथ हो गए इन कंपेयर करोगे अगर प्रीवियस कंडीशन से। पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट थिक होता है, आयंस का मूवमेंट उतना स्मूथ नहीं होता। टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट थिन हो जाता है। थिन होने की वजह से आयंस विल बी एबल टू मूव वेरी इजीली। जब आयंस इजीली मूव कर लेते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोलाइट्स में या सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें क्यों मिलता है सेल्स के केस में। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपको ईएमएफ डिटरमाइन करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या है कि जब ना सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा या जब सर्किट ओपन होगा या सेल ना किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं होगा, उस टाइम पे बिटवीन द एंड्स ऑफ टर्मिनल्स आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हो तो आपको ईएमएफ की वैल्यू देता है। बट हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज के दो ऑप्शन है। पहला क्या होता है कि जब ना सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा सेल्स के थ्रू, तो आपको ना बिटवीन दी टर्मिनल्स ऑफ सेल अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हो तो वो आपको देगा टर्मिनल वोल्टेज। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या होता है कि सेल के अक्रॉस नहीं, जो ना अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो वो भी आपको देगा टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू। तो हमें अभी उन्हीं चीजों पे फोकस करना है। तो यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है, वो क्या है, तो यहां पे ना पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब ना अगर मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल ड्रॉप अगर हो रहा है किसी सर्किट में, अगर आप जा रहे हो आप बोल रहे हो कि ना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, कैसे पता चलेगा। तो मान लो कि अगर वैल्यू ना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। बट अगर आप ना लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हो तो मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे हम आते हैं। बट उससे पहले एक चीज यहां देख लो कि यहाँ पे जो ईएमएफ की वैल्यू है ई है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू आई है, वो सेम करंट फ्लो होगा इस रेजिस्टेंस आई आर से। ठीक है, और वही करंट फ्लो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो अब इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा, जो ईएमएफ का वैल्यू होगा ना वो ईएमएफ क्या होगा, आई आर प्लस क्या होगा, आई इंटू स्मॉल आर। जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था, इफ यू रिमेंबर, ये 10 था, इसको मल्टीप्लाई करके कितना था 7.5 मिल रहा था, ये मल्टीप्लाई करके कितना था 2.5। तो आपको ये सर्किट बैलेंस, तो ये एक इक्वेशन हो गया जहां पे ये क्या होगा, ये ईएमएफ हो गया। ये जो आई आर एक्चुअल में होता है ना, फ्यूचर में ये आई आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज नथिंग बट द टर्मिनल वोल्टेज। तो हम उस इक्वेशन पे आएंगे बट कुछ चीजें डिस्कस करने के बाद। अब यहां पे ये वाला पॉइंट देख लो, वो चीजों की हमें बाद में जरूरत होगी, इसके लिए मैंने मेंशन कर दिया। पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल गेन फ्रॉम लोअर टू हायर। तो क्या होता है, आप यहां पे पॉइंट्स ले लो। लाइक ना मैंने ये इमेजिन कर लिया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। और अगर ना किसी सेल से कोई करंट अगर रिलीज हो रहा है तो जितना करंट रिलीज होता है किसी सेल से उतना ही करंट उसको क्या करता है, अप्रोच करता है। दैट इज द रूल जितना। और ना वो इंटरनल रेजिस्टेंस से भी पास होगा ना, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इनसाइड है, बट आपको शो करने के लिए आपको साइड में स्मॉल आर से आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, बट दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इनसाइड सेल। अब ये क्वेश्चन में है ना कि मुझे टर्मिनल वोल्टेज दिखाया, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, एज वी सेड कि टर्मिनल वोल्टेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो आप यहां पे डायरेक्टली फाइंड आउट करो या ए और बी के, जैसे ये वायर है ना, तो हम नॉर्मली क्या लेते हैं, वायर के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। हमने जब ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लिया था, तो आप ए और बी के बीच में अगर निकाल लेते हो पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको दोनों चीज मिल जाती है। ए और बी के बीच में निकाल दो, जैसे अमीटर अगर नहीं लगा होता तो आपको ना आई आर के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता और इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता। तो हम इसके हिसाब से देखते हैं। तो रूल बहुत सिंपल सा है कि आप इसके हिसाब से अगर जाते हो, पोटेंशियल ड्रॉप अगर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो उसमें दो चीजें लेनी है। एक तो हमको मिलेगा ईएमएफ, ईएमएफ आपको लेना है नेगेटिव। अगर पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो ईएमएफ आपको लेना है नेगेटिव, मतलब उसके पहले माइनस साइन लिखोगे। और अगर पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो जो आईआर होगा ना उसको भी आपको लेना है नेगेटिव, मतलब उसके पहले भी आप माइनस साइन दोगे। अगर पोटेंशियल गेन होता है, पोटेंशियल गेन होता है तो वहां पे ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, उसके पहले आप प्लस साइन दोगे। और अगर आईआर, अगर यहां पे पोटेंशियल गेन होता है तो आप यहां पे भी क्या दोगे, पॉजिटिव साइन। दूसरी पॉइंट कि अगर ये वायर है, जैसे ना अभी ये वायर है, इस वायर में ना यहां पे आपने कोई रेजिस्टेंस दे दिया कैपिटल आर,
और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। तो अब अगर ये करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पे अगर आप 2 पॉइंट ले लेते हो, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना उस डायरेक्शन में, तो मतलब जहां पे करंट है पहले वो पॉइंट होगा हाई पोटेंशियल वाला, जहां पे करंट बाद में पहुंचेगा वो होगा लोअर पोटेंशियल वाला। दैट पॉइंट टू बी नोटेड कि किसी भी डिवाइस में से रेजिस्टेंस बेसिकली आई एम टेलिंग, पावर सप्लाई का क्राइटेरिया अलग है। पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल एंड पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल। बट किसी रेजिस्टेंस में से अगर पास हो रहा है तो क्राइटेरिया क्या होता है कि ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, तो ए पॉइंट को हाई पोटेंशियल लेंगे जहां पे करंट पहले होगा, जहां करंट बाद में पहुंचेगा वहां पे होगा लो पोटेंशियल। ये पॉइंट को आपको याद रखना। तो जितने भी रेजिस्टेंस है उस जगह पे उस कॉन्सेप्ट को यूज करना। तो हम क्या करते हैं ना, सिर्फ इस ब्रांच में लेना हमको। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास दो चीजें मिल रही है, एक तो ईएमएफ मिल रहा है और ये आईआर कंपोनेंट। तो मैं इसके लिए ले रहा हूं ईएमएफ के लिए ना, ये जो बड़ा टर्मिनल है क्या होगा हाई पोटेंशियल हो गया, और जो स्मॉलर टर्मिनल है क्या होगा लो पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब हमको क्या करना, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल डिफाइन करना है इस इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। इसके लिए भी 2 पॉइंट ले लिया मैंने। तो यहां पे करंट पहले है, बाद में करंट यहां पहुंचेगा, तो जहां पहले करंट है वहां पे क्या होगा हाई पोटेंशियल, बाद में जहां करंट पहुंचेगा वहां क्या होगा लो पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ये क्राइटेरिया है, मतलब अगर आप ऐसे जा रहे हो तो क्या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाओगे इस रेजिस्टेंस के लिए, जब इस सेल में से जाओगे तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाओगे, फिर आप पॉइंट ए पे पहुंचोगे। तो हमारे पास 2 डायरेक्शन है। अगर मैं ना उसको ए से स्टार्ट करके बी तक जाता हूं, मैं 2 तरह से इक्वेशन ले सकता हूं टर्मिनल वोल्टेज ए से बी जाके। तो मैंने पहले क्या लिखा कि पोटेंशियल जो ए पॉइंट पे होगा वो वीए हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, अच्छा इनके बीच का पोटेंशियल ले रहे हो तो एक और चीज देख लेना कि अगर यहां पे ए और बी पे पोटेंशियल अगर देख रहे हो तो कहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब यहां पे ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप हो सकते हो ना ऐसे लिखो कि करंट यहां से जा रहा था, इस साइड हाई होगा, यहां पे लो होगा। ये सेल के बाद से, मतलब ये सेल के पहले तक का कंडीशन होता है, या सेल के बाद। सेल से पास होगा तो क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, सेल के जितना क्लोज होगा उतना हाई पोटेंशियल। यहां से शुरू हो रहा है, ये हाईएस्ट पोटेंशियल है, ये लोएस्ट पोटेंशियल है, ये ऐसे जाएगा तो पहले ए पे हाईएस्ट पोटेंशियल होगा, देन इट विल गो टू बी। तो ए एंड बी के कंपेयर में अगर आप करते हो तो ए का पोटेंशियल विल बी ग्रेटर देन बी। तो जो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी ए बी होगा, व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वी ए माइनस वी बी। तो हमारा टास्क यही है, क्योंकि यही देगा हमको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल्स जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें ये फाइंड आउट करना। तो पहले हमने क्या किया, वी ए पे पोटेंशियल ये होगा। अब ये इस पावर सप्लाई से पास होगा, मतलब वो हम जो कन्वेंशन ले रहे हैं। तो जब ये ईएमएफ, तो अगर आप ऐसे जा रहे हो ना, इफ यू आर गोइंग इन दिस वे, तो आप पहले कहां पे हो हायर पोटेंशियल, फिर कहां पे जा रहे हो लोअर पोटेंशियल। तो हाई टू लो जाकर जाते हो आप, हाई टू लो जाते हो तो पोटेंशियल क्या होता है ड्रॉप होता है। तो ईएमएफ को क्या लेना नेगेटिव, तो उसके पहले आप क्या करोगे माइनस है। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, करंट आई मल्टीप्लाई होगा रेजिस्टेंस के साथ में, तो क्या होगा आई आर हो जाएगा। अब उसका देखते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या गेन हो रहा है। तो अब ये क्या होगा, रेजिस्टेंस के पहले लो पोटेंशियल है, फिर यहां पे जा रहा है हाई पोटेंशियल पे। तो लो टू अगर हाई गया तो पोटेंशियल क्या हो गया, गेन हो गया, और ईएमएफ क्या हो गया, ये आईआर क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो गया। और फाइनली इसके बाद ये पास होकर पॉइंट बी पे पहुंचता है, और हमको ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मतलब ये पूरा ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने के बाद, वो गेन एंड ड्रॉप होने के बाद फाइनली आप बी पॉइंट पे पहुंचते हो। तो ये है बी उसका रिजल्टेंट पोटेंशियल, ये पूरे सिस्टम का वहां तक। लेकिन हमको क्या करना, हमको वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिया है वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ईएमएफ का उधर लेके चला जाएगा तो ई माइनस आई स्मॉल आर, ठीक है। ये हो जाएगा वी ए बी इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ये हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज आप कैसे निकालोगे, अगर आपको ईएमएफ पता है, आपको करंट पता है और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, तो आप टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन ये है ना कि व्हाट इफ वी वुड हैव गॉन इन रिवर्स डायरेक्शन। अगर मैं ए से बी की जगह पे जाने की बजाय अगर मैं बी से ए आया होता तो क्या फर्क पड़ता। तो वो भी देख लेते हैं कि अगर आपका मूवमेंट ना बी से ए की तरफ होता, बी से ए की तरफ होता, तो हमारा पहला पोटेंशियल क्या होता, बी होता। तो हम लिखते वी बी, ठीक है। फिर वीबी से पास होने के बाद हम इसे रेजिस्टेंस से पास होंगे, तो इसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो अब कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग, हाई से लो जा रहे हैं। हाई टू लो इज इन द सेंस व्हाट, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब क्या होगा नेगेटिव होगा, ईएमएफ भी नेगेटिव होगा, आईआर भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आईआर है, तो जो आई इंटू स्मॉल आर है वो क्या होगा नेगेटिव होगा। फिर आप क्या होगा बैटरी से जा रहे हो, बैटरी से पास हो गए। तो जब बैटरी से पास हो रहे हो तो क्या होगा, ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मतलब क्या हो गया पोटेंशियल गेन हो गया। तो वहां पे क्या होगा प्लस ईएमएफ होगा, और फाइनली आप कहां पहुंचोगे ए पॉइंट पे पहुंचोगे। तो ये होगा रिजल्टेंट पॉइंट। बट हमारा टास्क क्या है, हमको निकाला वी ए माइनस वीबी। तो हमने क्या किया, वी ए को उधर ही रहने दिया, वी ए और वीबी को आप उधर लेके चले जाओ। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ईएमएफ पॉजिटिव है
और आई आर क्या है, नेगेटिव है। फाइनली ये वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज वी ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो एज यू कैन सी इस केस में भी कि टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू आपको वही मिल रही है, तो आप कोई भी मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए। आपको पैटर्न पता है तो आप लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट जाओ, आपको सेम इक्वेशन ही मिलेगा। ये ना एक टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ एंड ऑल, उसमें हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। आगे भी ना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करके टॉपिक है, उसमें भी हम इन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको वापस से रिवर्स करके आप मैकेनिज्म समझ लो, क्योंकि ये पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहेगा तो इसके बाद के कुछ डेरिवेशंस को समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज आपको मिला है ना, इनकी वैल्यू और किसके इक्वल हो जाएगी, जैसा मैंने बताया था, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेते हो तो आई आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उस फॉर्मूले पे। इस फॉर्मूले के थ्रू देखते हैं, तो उस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम देखते हो तो ये पर्टिकुलर पार्ट आपने लिख लिया होगा, आई एम वेरी श्योर। इफ वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, तो एज यू कैन सी हमारा वो फॉर्मूला है ईएमएफ है, देन आई इंटू कैपिटल आर है, प्लस क्या है आई इंटू स्मॉल आर है। तो जैसे आप इमेजिन कर लो, लेट टर्मिनल वोल्टेज बी, लेट टर्मिनल वोल्टेज बी वी, लेट टर्मिनल वोल्टेज बी वी, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमने वी ए बी की वैल्यू ली है ना, उसको क्या लिखना पड़ेगा, हमें वी लिखना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे ई इज इक्वल टू ये मिला है, तो अब ये ईएमएफ हो गया। अगर आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, टर्मिनल वोल्टेज या तो बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स आप निकाल सकते हो, तो भी करंट फ्लो रहा है, या अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको मिला है टर्मिनल वोल्टेज। तो यहां पे आप क्या करोगे, टर्मिनल वोल्टेज का नोटेशन हमने लिया है वी, प्लस क्या होगा ये आई आर हो गया। ठीक है, अब आप क्या करना है, आप टर्मिनल वोल्टेज को वहीं रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा, आई आर को इधर लेके जाओगे तो ई माइनस आई आर, मतलब ये जो इक्वेशन है वो सेम इक्वेशन मिला आपको, बराबर। बस आपको समझाने के हिसाब से मैंने बताया कि अगर इन वैल्यूज को मैं वी ले लेता हूं ना, टर्मिनल वोल्टेज को मैंने वी अगर इमेजिन किया, तो ये क्या होगा, ई माइनस आई आर। ठीक है, आपको ये इक्वेशन मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऑब्टेन करनी है, तो यहाँ वाले ये वाले क्वेश्चन से ले लो। तो ये क्या होगा, ईएमएफ में से अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज को माइनस कर दिया तो क्या होगा, आई इंटू आर हो गया। तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन करंट। सोचने वाली बात यह है कि उसको आप लॉजिकली भी समझ सकते हो। नॉर्मली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल अपॉन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो ये क्या हो गया कि मैं इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मैं लेता हूं तो कितना करंट इंटरनल रेजिस्टेंस से फ्लो रहा है वो हमें पता होना चाहिए, प्लस हमें पता होना चाहिए कि कितना पोटेंशियल हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को अप्लाई किया या कितना पोटेंशियल इंटरनल इसको मिल रहा है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू 10 वोल्ट है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसे 7.5 वोल्ट कैप्चर कर लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ने कैप्चर किया 2.5। तो अगर मुझे 2.5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ एंड इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, तो क्या करना है, ईएमएफ में से अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के पास कितना पोटेंशियल है वो मिल जाएगा। तो ये वही हो गया ना कि ये क्या हो गया, करंट फ्लोइंग थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का अक्रॉस क्या पोटेंशियल है, ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करोगे यहां पे जो हमने लिया था, ये जो इमेजिन किया था ना हमने, टर्मिनल वोल्टेज इसको इमेजिन किया था V इज इक्वल टू आई इंटू आर को टर्मिनल वोल्टेज हमने इमेजिन किया था। अब इस फॉर्मूले से मैं क्या करता हूं, आई की वैल्यू ऑब्टेन कर लेता हूं, तो आई का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन आर हो जाएगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, E माइनस V, यहां पे आपने क्या किया, V अपॉन आर, तो ये V यहां पे आ जाएगा और R यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होगा, जो आपको ईएमएफ पता है, टर्मिनल वोल्टेज पता है, करंट पता है, ये ईएमएफ पता है, टर्मिनल वोल्टेज पता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं इस फॉर्मूले पे, जो ये फॉर्मूला हमने किया था। इस फॉर्मूले से एक और चीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ये है कि अगर मुझे ईएमएफ की वैल्यू पता है, मैंने कैपिटल आई को कॉमन ले लिया, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर मुझे करंट फाइंड आउट करना है सर्किट से, तो क्या करना है, ईएमएफ मुझे पता होना चाहिए, आई नीड टू नो द वैल्यू फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन आई नीड टू नो द वैल्यू फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कितने सारे फॉर्मूले मिल गए, एक तो करंट का फॉर्मूला मिल गया, दूसरा टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला कैसे निकालना वो, एक तो ये टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होगा, दूसरा ये टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सो क्वेश्चन ना पूछता है एग्जाम में कभी भी पूछता है, फाइंड आउट द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल।
अक्रॉस द सेल पूछा है तो ये फॉर्मूला लगाना, अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूछा है तो ये फॉर्मूला लगाना। कभी कभी क्या बोलता है कि शो दैट मैथमेटिकली दे हैव सेम वैल्यू, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर का जो वैल्यू होगा और V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर का वैल्यू होगा स्मॉल आर का, वो दोनों सेम होंगे जब भी आप सॉल्व करोगे तो। और फिर ये वैल्यू मिल गया इंटरनल रेजिस्टेंस के, ये दो वैल्यूज मिल गए। एज आई सेड कि हमको ना टर्मिनल वोल्टेज निकालना पड़ेगा कई बार फॉर सर्टेन डेरिवेशंस, तो एक चीज जो आप समझ लोगे बेटर रहेगा आपके लिए कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे अभी सेल यहाँ पे ना लेफ्ट साइड में दिया है पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो हमने क्या ले लिया कि ये V इज द टर्मिनल वोल्टेज जो होगा ना VAB के इक्वल होगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड्स, मतलब बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल, तो विच इज VAB। तो अगर उसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं तो VA माइनस VB वी विल राइट विच इज इक्वल टू EMF माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमने इक्वेशन ऑब्टेन किया था। बट अगर आपको इसको डायरेक्टली प्रिपेयर करना है तो आपको बहुत सिंपल सा टास्क याद रखना है कि ये जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, आपको टर्मिनल वोल्टेज अगर मान लो इस टर्म में लिखते हो तो पहले आपको देखना है कि करंट ना कौन से टर्मिनल की तरफ जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है या बी की तरफ जा रहा है। तो करंट इज गोइंग टुवर्ड्स द टर्मिनल ए। तो अगर टर्मिनल ए की तरफ जा रहा है मतलब वो ना बी से फिर सेल को अप्रोच करेगा, ए की तरफ जाएगा और बी से सेल की तरफ जाएगा। यहां पे सेल से ए की तरफ जा रहा है और यहां पे बी से सेल की तरफ जाएगा, दैट डिफरेंस यू अंडरस्टैंड। तो जिस पॉइंट की तरफ जा रहा है वो पॉइंट होगा हायर पोटेंशियल और जिस पॉइंट से सेल की तरफ आ रहा है वो होगा लोअर पोटेंशियल। तो ये है हायर पोटेंशियल, ये होगा लोअर पोटेंशियल। तो रूल के हिसाब से हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल का पॉइंट इज इक्वल टू उस पॉइंट्स के बीच में जो ईएमएफ होगा वो लेना है माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू एंड देन यू गेट वैल्यू फॉर V। अब अगर मान लो मैं दूसरे केस में उसको अज्यूम करके देखता हूं वैसा होगा या नहीं होगा, तो यहां पे क्या होगा, कौन से पर्टिकुलर टर्मिनल को करंट अप्रोच कर रहा है, तो सेल से बी को करंट अप्रोच कर रहा है, करंट बी को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, और ना ए से करंट सेल की तरफ जा रहा है, तो अगर पॉइंट से सेल की तरफ जा रहा है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल लो होगा, बट अगर सेल से किसी पॉइंट पे जा रहा है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा। अगर कंपेयर करोगे ऐसे कंपेरेटिवली, और वो पॉइंट्स द बिफोर एंड आफ्टर सेल है, तो यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल जो बी का होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ ए। अब क्राइटेरिया सिंपल है, अब आप लिख सकते हो देयरफॉर द टर्मिनल वोल्टेज यहां पे क्या होगा, VBA होगा विच इज सर्किट का जो ईएमएफ होगा, ठीक है, माइनस जो करंट फ्लो हो रहा होगा इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है, कहीं पे हमको ये ना कॉन्सेप्ट डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए मैं इस पार्ट को समझा रहा हूं। और ये फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, करंट कैसे निकालना है, ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, फिर ये दूसरा फॉर्मूला है, और ये टर्मिनल वोल्टेज के दो फॉर्मूले हैं। तो आप टर्मिनल वोल्टेज इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो और इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो नाउ वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल एंड विल सी कि इस कॉन्सेप्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, तो अब उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम चलें तो वहां पे फॉर्मूले वगैरह शायद आपको नहीं दिखे तो भी चलेगा, क्योंकि फॉर्मूले आप अभी समझ लेना। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज यू कैन सी, आपको दिखाई देगा क्वेश्चन, in this circuit diagram you can see the diagram also, in this circuit diagram as shown in the figure the voltmeter reads 1.5 volt when the key is open। अगर की ओपन है मतलब सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब करंट फ्लो नहीं होता है तो क्या बोला, वोल्टमीटर रीड्स 1.5 वोल्ट, वोल्टमीटर 1.5 वोल्ट रीड कर रहा है। तो अगर वोल्टमीटर 1.5 वोल्ट रीड कर रहा है मतलब वो किसकी वैल्यू है, ओपन सर्किट के टाइम पे ये 1.5 वोल्ट है। क्यों ये 1.5 वोल्ट है, बिकॉज I is equal to 0, नो करंट फ्लो। ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसके लिए हम इसमें क्या ले लेते हैं, उसको ईएमएफ ले लेते हैं। फिर क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में, when the key is closed, अब क्या किया हमने, सर्किट को क्लोज कर दिया, मतलब स्विच को क्लोज कर दिया या स्विच को ऑन कर दिया, तो क्या होता है, the voltmeter reads 1.35 and ammeter reads 1.5 एम्पियर। तो जो वोल्टमीटर आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में वोल्टमीटर कहां पे, वोल्टमीटर इज अक्रॉस द बैटरी है और अमीटर है वो सीरीज में कनेक्टेड है सर्किट को। तो अमीटर करंट को रीड कर रहा है और वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को रीड कर रहा है। तो जैसे आपने सर्किट को क्लोज कर दिया, तो जब क्लोज करोगे तो वो ईएमएफ नहीं होगा, वो क्या देगा आपको, टर्मिनल वोल्टेज देगा। तो कितना हो गया, 1.35 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये है एक्चुअल में टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्यों होता है, बिकॉज आई फ्लोज, बिकॉज आई फ्लोज, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। अब अगला पॉइंट क्या दिया है, अच्छा करंट की वैल्यू भी दी इन्होंने, तो करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, द करंट फ्लोइंग का वैल्यू इज गिवन एज 1.5 एम्पियर। अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल।
तो पहला क्वेश्चन है कि आप सर्किट का ईएमएफ फाइंड आउट करो और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो ईएमएफ की वैल्यू जैसे यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हाफ मार्क्स आपको मिल जाता है ऑन द स्पॉट जस्ट टू आइडेंटिफाई द ईएमएफ। फिर अगला क्वेश्चन है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास ना ईएमएफ है और ना पोटेंशियल है, टर्मिनल वोल्टेज है और फिर करंट है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन करंट। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 हो गया माइनस 1.35 हो गया, करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 हो गया, ठीक है। सो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस से निकालना है। तो फिर अभी कंडीशन क्या होगा कि व्हेन यू आर सिंपलीफाइंग दिस वन, तो अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे डिवाइड करो मतलब ये माइनस करोगे सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या होगा 150 में से ये 5 हो जाएगा, 4 है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 0.15 हो गया, ये क्या होगा 1.5 हो गया। तो एक्चुअल में अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं 100 से, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। कैंसिलेशन के बाद कितना होगा ये 1/10, ये वैल्यू कितना होगा 0.1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इस केस में क्या होगा 0.1 ओम आएगा और ईएमएफ की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, सेकंड क्वेश्चन इज अगेन वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। यहां पे सेकंड क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा ना आइडिया मिल जाएगा कि टर्मिनल वोल्टेज एक्चुअल में आप दोनों मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। एक आप बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वन, और सेकंड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। वो देखते हैं अभी हम होता या नहीं होता। क्वेश्चन में क्या, ये सीबीएसई का क्वेश्चन ये भी है, अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, 2 वोल्ट ईएमएफ है, इन्होंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया कि सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है, कोई इशू नहीं। फिर क्या दिया है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू है 0.1 ओम। फिर क्या दिया इन्होंने, कनेक्टेड टू 3.9 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब जैसे अभी अगर डायग्राम मुझे ड्रॉ करना होगा तो ऐसा होगा ना, ये हो गया आपका सेल हो गया, इसके ईएमएफ की वैल्यू 2 वोल्ट होगी, इसके साथ में क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू कितनी है 0.1 ओम है। फिर बोल रहे इट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब ऐसे डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, ये जस्ट समझने के हिसाब से बता दिया मैंने। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 3.9 ओम है। फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल। तो टर्मिनल्स ऑफ सेल्स के अक्रॉस मतलब टर्मिनल वोल्टेज इनको फाइंड आउट करना। तो टर्मिनल वोल्टेज के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, आप किसी एक से भी फाइंड आउट करोगे एग्जाम में तो इनफ है। एक तो V इज इक्वल टू आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके देख लो, या दूसरा V इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब अगर मैं इसको हाईलाइट करूं ना, विल ट्राई टू सी कि ना हम क्या करेंगे अभी। पहला तो ये पार्ट है ना कि चलो ठीक है क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, हमको फॉर्मूला पता चल गया, तो अभी करना क्या है आगे। तो देखो इसमें ना कि अगर टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो हमें क्या आर का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, स्मॉल आर का वैल्यू दिया, ईएमएफ का वैल्यू दिया, बट वन क्वांटिटी इज अननोन इन बोथ केसेस, दैट इज व्हाट करंट। तो करंट के लिए क्या क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो करंट के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। तो एज यू कैन सी करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, अच्छा यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 3.9 है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 0.1 है। तो ये क्या हो गया 2/4 हो गया, कैंसिल हुआ कितना हो गया 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन है टर्मिनल वोल्टेज, तो ये फर्स्ट मेथड से देखो तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई का वैल्यू कितना है 0.5 है और R का वैल्यू क्या है 3.9 है, बराबर। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो तो 5 9 सा 45, 5 3 सा 15, 15 4 कितना होगा 19, तो क्या 1 2 डेसिमल, तो ये 1.95 वोल्ट हो गया। ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब हम उसको ना दूसरे मेथड से देखते हैं कि V इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ईएमएफ की वैल्यू 2 वोल्ट है, करंट का वैल्यू कितना है 0.5 एम्पियर है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.1 है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करो ये इसको एडजस्ट करो तो ये 2 हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 0.05 हो गया। तो अब ये 0.05, तो यहाँ पे क्या होगा ये 5 हो जाएगा, वो यहाँ पे 9 हो जाएगा और फिर 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, तो ये 1.9 वोल्ट। आप एक बार वैल्यू चेक करना है तो कर सकते हो कि आपको यही वैल्यूज मिल रहे हैं या डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला मैंने रब कर दिया, आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी रिक्वायरमेंट, अब आप डायरेक्टली समझ सकते हो। तो आप क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, एज यू कैन सी क्वेश्चन में क्या दिया है, द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। एक वोल्ट मीटर है
अच्छा, यहाँ पे मैं बता देता हूं कि वोल्ट मीटर जो होता है ना, वोल्ट मीटर कभी भी ना ट्रू ईएमएफ नहीं देगा। मतलब कि अगर समझो ये बैटरी है, ठीक है, और इसके अक्रॉस मैंने ना वोल्ट मीटर लगाया, जब कोई सर्किट फ्लो नहीं हो, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, नो एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड, नो करंट फ्लोइंग, फिर भी मैंने वोल्ट मीटर लगाया, तो विल द वोल्ट मीटर गिव यू ईएमएफ का वैल्यू? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ना वोल्ट मीटर में भी थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, तो इसका मतलब करंट फ्लो हो गया, मतलब वो आपको ट्रू ईएमएफ की वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। बट अभी इस क्वेश्चन में क्या हो गया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि एक सेल है, रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर है जिसको ना सेल के अक्रॉस कनेक्ट किया है। व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, वोल्ट मीटर के अक्रॉस हमने क्या किया, सेल को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो सेल है, सेल के अक्रॉस क्या है, वोल्ट मीटर को हमने कनेक्ट किया हुआ है, और इसका जो रेजिस्टेंस है ना हाई है, रेजिस्टेंस का क्या हाई है। रेजिस्टेंस हाई होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर हाई होगा ना तो करंट विल बी वेरी क्लोज टू जीरो। मतलब ये ना पोटेंशियल डिफरेंस तो देगा, बट उसमें तो करंट फ्लो की वैल्यू होगी वेरी क्लोज टू जीरो होगा, तो करंट फ्लो इसका मतलब नहीं हो रहा है, वो उस तरह से बिहेव करेगा। तो ये वही बोल रहा है कि हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है जिसका रेजिस्टेंस इतना हाई है, मतलब वेरी हाई है, इतना हाई, कितना हाई वो नहीं दिया, बोला रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, और वो हमको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है 2.2 वोल्ट। तो हम ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि अगर रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो वो ईएमएफ की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस हाई होगा तो नो करंट विल फ्लो थ्रू वोल्ट मीटर। जनरल केसेस में वोल्ट मीटर में से करंट फ्लो हो जाता है, तो वो आपको ईएमएफ नहीं बल्कि टर्मिनल वोल्टेज देगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी हो सकता है आपके मन में कि अगर ना वोल्ट मीटर ईएमएफ को मेजर नहीं करेगा तो कौन सा डिवाइस है जो ईएमएफ को मेजर करेगा। तो एक डिवाइस है जो हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उस डिवाइस का नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स द ईएमएफ विदाउट एनी फ्लो ऑफ करंट। क्योंकि पोटेंशियोमीटर में हम लेते हैं सेकेंडरी सेल्स एंड ऑल, ऐसे कुछ कंडीशंस है जिसके यहां पे हम इसको कनेक्ट करेंगे और उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो जो भी पोटेंशियल आप मेजर करोगे वो आपको देगा वैल्यू ईएमएफ की, ठीक है। तो यहां पे हाई रेजिस्टेंस की होने की वजह से हम इमेजिन करते हैं कि ये ईएमएफ की वैल्यू दे रहा होगा। बोले व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ सेल्स आर आल्सो कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस 5 ओम, व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ सेल्स आर आल्सो कनेक्टेड टू 5 ओम, तो अभी वो डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि ना वहां पे कैसे V वोल्ट पावर सप्लाई है, उसको R रेजिस्टेंस को कनेक्टेड है 5 ओम को, तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 5 ओम। तो क्या फर्क पड़ेगा, दे आर सेइंग द वोल्ट मीटर रीडिंग ड्रॉप्स टू 1.8। तो जब ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होने लगता है, तो ये जो सेम ना पहले 2.2 वोल्ट दे रहा था, जब करंट फ्लो होने लगता है तब इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। पोटेंशियल ड्रॉप हो गई, आपको क्या देगा, टर्मिनल वोल्टेज देगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.8 वोल्ट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जब ना आपको ईएमएफ दिया है, टर्मिनल वोल्टेज दिया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया, तो उसका फॉर्मूला क्या था, आप पहले वाले वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो अगर आपको याद नहीं होगा तो, E माइनस बी अपॉन वी इंटू कैपिटल आर। तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, E का वैल्यू क्या है 2.2 हो गया, माइनस क्या है ये 1.8 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, आपको V का वैल्यू 1.8 है, इंटू क्या होगा ये 5 हो गया, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 0.4 हो जाएगा, 0.4 इंटू 5 अपॉन क्या होगा ये 1.8 हो गया, तो फाइनली इट इज व्हाट 2 अपॉन 1.8, तो ये होगा 10 से मल्टीप्लाई 20 अपॉन 18, कैंसिलेशन किया हमने, तो 2 10 जा एंड 2 9 जा, तो ये कैंसिलेशन करोगे तो 1.1 ओम आपको आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लो, इसके बाद वाला क्वेश्चन तो सीबीएसई एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और एक दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक कहा गया क्वेश्चन। सो अगर हम डिस्कस करें इसके लिए तो अब कंडीशंस का सिंपल सा है कि क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E and internal resistance small r given a current of 0.5 ampere with an external resistance of 12 ohm and the current of 0.25 ampere with an external resistance of 25 ohm। तो ये पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, डायग्राम नहीं भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, बट समझने के हिसाब से ये है, बोले यहाँ पे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हो। तो इन्होंने क्या बताया कि ये ईएमएफ की वैल्यू E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अब ये कितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर भी, है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का भी काफी इंपॉर्टेंस होता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना इस करंट को कंट्रोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है करंट का, I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। इस कंडीशन से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कंडीशन है, और अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके पहले तो I E इज इक्वल टू I R इंटू I इंटू स्मॉल r, ठीक है, ये भी फॉर्मूला होगा। तो ये जो EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स है, तो ये क्या होता है, जो करंट होता है ना, करंट को कौन कंट्रोल करता है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, या कम करोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ सकती है।
तो अब इन्होंने जो कंडीशन दिया उसमें क्या लिखा है कि बैटरी का जो ईएमएफ है वो ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, और ये ना 0.5 एम्पियर करंट देता है, मतलब ये कितना करंट दे रहा है, 0.5 एम्पियर करंट दे रहा है, और बोले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओम है, तो ये 0.5 एम्पियर करंट दे रहा है। फिर इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया कि एंड द करंट ऑफ 0.25 एम्पियर विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, बोल रहे कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 25 ओम कर देते हैं, मतलब ये बढ़ा दिया तो करंट कम हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू आपका 0.25 एम्पियर हो जाएगा। तो आपको दो कंडीशन मिल रहा है, एज यू कैन सी आपको ईएमएफ वही होगा, बैटरी वही है, इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। वेरिएशन किसमें हो रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द सेल एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो अब इसी क्वेश्चन के हिसाब से देखो, यहां पे हमने क्या किया, आई को कॉमन ले लिया ना, ये आई, तो अगर ये इस हिसाब से, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम क्या लेते हैं, फर्स्ट केस है ना, हमने ले लिया फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, जो ईएमएफ की वैल्यू तो ईएमएफ ही होगी, करंट की वैल्यू क्या फर्स्ट केस में जो मैं ब्लैक मार्कर से लिखा मैंने, तो ये 0.5 है एम्पियर करंट, और फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 12 ओम है, प्लस क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपको ब्रैकेट ओपन करना तो यू कैन डू दैट, तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा, और ये क्या होगा 0.5 आर हो जाएगा। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसको हम दूसरे वाले कंडीशन पे ले लेते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में ईएमएफ की वैल्यू ई हो गया, वो सेम रहेगा, करंट का वैल्यू क्या होगा सेकंड केस में, मैंने ब्लू मार्कर से लिखा हुआ, तो 0.25 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू तभी कितनी है, 25 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू वही रहेगी, तो ये क्या होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 होगा, तो ये होगा 6.25, प्लस क्या होगा 0.25 इंटू स्मॉल आर, ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 2। तो एज यू कैन सी ना, इक्वेशन 1 एंड 2 में दोनों में ईएमएफ की वैल्यू सेम है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। सो फ्रॉम 1 एंड 2, सो फ्रॉम 1 एंड 2 से यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का सेम होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये क्या हो गया, वैल्यूज हो गया। सेकंड इक्वेशन का क्या है, 6.25 है, क्या चलेगा, पहले इक्वेशन का ले लेता है, 0.5 आर इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड वैल्यू 6.25 प्लस 0.25 आर, ठीक है। अब क्या करना है, 0.5 आर को हमने ये रहने दिया, माइनस 0.25 आर को इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 6.25 माइनस क्या हो गया 6 हो गया, तो ये सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू कितना आ गया 0.25 आ गया, 25 आर आ गया, और वो उधर पे वैल्यू क्या होगा 0.25 होगा, तो आर की वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी 1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल गई, सो यू गॉट द वैल्यू फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। बट क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। तो ईएमएफ के लिए क्या करना है आपको, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, सो पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 ओम इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा ईएमएफ इज इक्वल टू, ये 6 हो गया प्लस 0.5 हो गया इंटू क्या होगा 1 हो गया, तो ईएमएफ इज इक्वल टू होगा 6 प्लस 0.5, तो ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी 6.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल से है, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट वी नीड टू डू प्रैक्टिस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन कंपेयर टू व्हाट एवर वी हैव डन अप टिल नाउ, यहाँ पे भी एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। हमारा मेन टास्क क्या है ना, हमको क्या करना है, प्लॉट ग्राफ V वर्सेस I, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस करंट का हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है इन प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, जब इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में प्रेजेंट होगा। तो जैसा यू कैन सी वो ये ईएमएफ है, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस करंट आई फ्लो हो रहा है। मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, टेबल के हिसाब से मेरा अजम्पशन है, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये जो आर का वैल्यू है ना, ये क्या है फिक्स है, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। कैसे भी मेजर कर लिया हमने, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। फिर हम क्या कर रहे हैं ना, हम ऐसा कर रहे हैं कि पावर सप्लाई ये जो यहाँ पे हम कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग सच अ सिचुएशन जहां पे मे बी ना ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप चेंज कर रहे हो, एक्सटर्नल वैल्यू को चेंज करके आप करंट की वैल्यू को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, ये करंट की वैल्यू, तो करंट की वैल्यू को आप इंक्रीज करो। पहले आपने देखा ना, अच्छा इसमें एक और चीज हम ले लेंगे तो बेहतर होगा, दैट इज ठीक है चलेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है कि हम एक्चुअली लेना ही पड़ेगा, ये मुझे पहले वैल्यू एक्चुअली लेना था 0 से लेना था। तो पहले आप इमेजिन करो कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, सर्किट इज ओपन, 0 एम्पियर देन 1 एम्पियर, फिर करंट विल फ्लो 2 एम्पियर देन 3 एम्पियर देन 4 एम्पियर एंड देन 5 एम्पियर, ठीक है। सो जब भी ना 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा,
यहाँ पे ये फॉर्मूले को भी देख लो, हमने क्या है आई कैपिटल आर देन आई इंटू स्मॉल आर। आई कैपिटल आर टर्मिनल वोल्टेज देगा आपको, और ये वी डैश क्या हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे लिखा है ये। तो अब क्या होता है, करंट को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो होगा 0, आई इंटू स्मॉल आर। मतलब व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, जब भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर कंडीशन होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा ओपन सर्किट को। ये याद रख लो आप, ये ओपन सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट ओपन सर्किट कंडीशन। तो जब ये सर्किट ओपन है तभी करंट का वैल्यू क्या होगा, 0 एम्पियर होगा, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी 0। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का नहीं, तो अब मान लो ईएमएफ की वैल्यू जो हमने लिया है 5 लिया है, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगा ना कि जब भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तभी ये वैल्यू 5 ही होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ईएमएफ का वैल्यू इज 5 एंड व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, हमको ईएमएफ की वैल्यू मिले। तो क्या होता है कि आप यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज निकाल के देखो क्या होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू V, ये जो ईएमएफ की वैल्यू कितनी है वो 5 है, IR का वैल्यू क्या 0 हो गया, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। तो एक चीज ऐसा है कि अगर आपको समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, जो हमने कंक्लूजन अभी डिराइव किया है कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है और जो ईएमएफ होता है दोनों इक्वल होता है, कब, जब करंट फ्लो नहीं होता सर्किट में। क्योंकि आप टर्मिनल वोल्टेज तो वैसे ही लेते हो ना, आप अक्रॉस द सेल ही लेते हो, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल्स, लेकिन क्या होता है करंट फ्लो हो रहा है, इसके लिए वो क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है तभी वही वैल्यू क्या होता है ईएमएफ के टर्म में होता है, मतलब नया वैल्यू मिलता है और ईएमएफ मिलता है हमें। प्रोसीजर तो वही है मेजर करने का, बट करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सर्किट इज ओपन। तो जब भी करंट फ्लो नहीं होगा तभी ये वैल्यू इक्वल होगी। दूसरा पॉइंट, अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 वोल्ट, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा V का वैल्यू, एक होगा 5 तो ऑलरेडी है ईएमएफ, IR का वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा 4 वोल्ट हो गया। सिमिलरली जब ये 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। जब 3 एम्पियर ये वोल्ट में अच्छा ठीक है, जब 3 एम्पियर फ्लो होगा तो ये 3 पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, 4 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, 5 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो देखते क्या होता है, जब ये ना 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये इसके बाद कितना पोटेंशियल बचेगा, ये 5 ईएमएफ है एंड 2 इंटरनल रेजिस्टेंस लेके गया तो कितना होगा 3 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज में मिलेगा। इसके अक्रॉस अगर आप लगाओगे तो E माइनस IR फॉर्मूले से, या नहीं तो टर्मिनल वोल्टेज का दूसरा फॉर्मूला भी जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू R, इसके अक्रॉस भी लगाओगे तो आपको कितना मिलेगा 3 वोल्ट। अब फिर क्या होगा, नेक्स्ट वाला लेते हैं, जब भी आपको ना 3 एम्पियर करंट मिल रहा है तो क्या होगा 5 माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 एम्पियर में 3 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये 2 हो जाएगा। जब ये V का वैल्यू, जब भी 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तभी 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो 4 वोल्ट ड्रॉप होगा अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा 1 वोल्ट बचेगा सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। तो फाइनली क्या होता है, जब 5 एम्पियर करंट फ्लो होता है तभी क्या होगा 5 माइनस 5 होगा, तभी क्या होगा 0। 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस का होगा 5 वोल्ट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ने पूरे का पूरा पोटेंशियल कैप्चर कर लिया, जितना ईएमएफ का वैल्यू है पूरे का पूरा ईएमएफ जो ड्रॉप होगा किसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, दैट विल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो उस टाइम पे सर्किट में करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये जो है ना, ये कंडीशन क्या है, ये है I मैक्स। तो आपको क्या समझना है कि जब भी करंट मैक्सिमम होता है तो आप यहां पे ये भी मेंशन कर सकते हो फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट के लिए हमको क्या समझ में आ रहा है, मैक्सिमम करंट के लिए जो V का वैल्यू रहेगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं उसके हिसाब से एक फॉर्मूले में भी थोड़ा सा वैल्यूएशन देख लेता हूं कि अगर ये फॉर्मूला मैंने लिया ना, ये फॉर्मूला, तो V का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे V का, जैसे V इज इक्वल टू क्या होता है E माइनस I इंटू स्मॉल r, तो V का वैल्यू 0 हो जाएगा, ईएमएफ का वैल्यू वही रहेगा, बट करंट क्या होगा मैक्सिमम होगा इंटू क्या स्मॉल r। तो अब अगर इसको अरेंज करोगे तो ईएमएफ इधर आ जाएगा, तो स्मॉल r का वैल्यू एक्चुअल में क्या होगा ईएमएफ अपॉन I मैक्स हो जाएगा इस फॉर्मूले से। तो इफ आई नो ईएमएफ का वैल्यू ऑफ एनी सर्किट, एनी सेल, एंड आई नो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट व्हिच कैन फ्लो थ्रू दैट सेल, तो मैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली निकाल सकता हूं। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ग्राफ प्लॉट करना V वर्सेस I। तो जनरली जब हम V वर्सेस I ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमें कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, बट इस केस में वैसा नहीं होता। अगर आपको ध्यान से देखोगे तो सी दिस वन, ये क्या बोल रहे हैं कि जब ना V का वैल्यू हमने कितना लिया है, V का वैल्यू जब 5 है, इन V का वैल्यू इज 5, तो उस टाइम पे I का वैल्यू क्या है 0 है। तो यहां पे जब V का वैल्यू 5 है तो I का वैल्यू 0 है दिस पॉइंट, ठीक है। दूसरा, जब V का वैल्यू 4 यहाँ पे, अच्छा ये मैंने उल्टा ले लिया, यहाँ पे ये V का नहीं है, ये E का वैल्यू है, ये ईएमएफ, ये V का वैल्यू है। तो जब V का वैल्यू 4 वोल्ट है तब I का वैल्यू कितना है 1 एम्पियर। तो जब I का वैल्यू 1 एम्पियर है तो V का वैल्यू क्या होगा 4 वोल्ट, ये समवेयर यहाँ पे आ गया है, फॉर एग्जाम्पल ये, हाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है।
वैसे क्या हो गया कि जब आपके पास 3 टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है उस टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा था 2 एम्पियर, तो 3 टर्मिनल वोल्टेज के लिए 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, ठीक है। फिर 3 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज, अभी क्या होगा जब भी 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है करंट, जब टर्मिनल वोल्टेज 2 होगा, 3 एम्पियर के लिए टर्मिनल वोल्टेज क्या 2 है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है यहाँ पे ऑलरेडी, आपको एम्पियर में वैल्यूज है, ये क्या है वोल्ट में वैल्यूज है। फिर सिमिलरली इफ यू गो अहेड तो आपको पता चलेगा 4 के लिए क्या मिलेगा 1 वोल्ट मिलेगा और 5 के लिए 0 होगा। फिर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, व्हेन यू जॉइन दीस पॉइंट्स तो आपको कैसा मिलेगा, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इस तरह का ग्राफ, ठीक है। अब इसमें ना कभी कभी क्या होता है आपको ग्राफ दिया रहेगा एंड दे विल आस्क क्वेश्चन कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर ईएमएफ, व्हाट इज द वैल्यू फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो चीजें आपको समझनी है, पहला जो पॉइंट है कि जब ना ओपन सर्किट है आपको अगर पोटेंशियल ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ कैसे निकालोगे, ईएमएफ विल बी इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज जब ना करंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो ये होता है कंडीशन होता है ओपन सर्किट, तो हम लेते हैं ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट है तो आई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तब टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू होती है ईएमएफ के इक्वल। तो कहां पे आई का वैल्यू 0 है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है आई का वैल्यू 0 होता है। तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर मान लो ये ग्राफ दिया होता, मुझे पूछा होता कि व्हाट इज द ईएमएफ, तो ग्राफ में देखो मैं क्या करूं कहां पे करंट की वैल्यू 0 है, ये करंट की वैल्यू 0 है, तो उस टाइम पे पोटेंशियल क्या है 5 है टर्मिनल वोल्टेज। तो इसका मतलब इस सर्किट में जो ईएमएफ का वैल्यू है वो कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट है, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगा 5 वोल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ईएमएफ विल बी 5 वोल्ट। ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मैक्सिमम करंट का फ्लो होता है सर्किट में से, जब मैक्सिमम करंट फ्लो होता है V का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो V का वैल्यू कहां पे 0 है, ये पर्टिकुलर पार्ट में V का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और यहाँ पे V का वैल्यू क्या होगा 0 है। इस पॉइंट पे V का वैल्यू क्या है 0 है, इसके लिए जो I होगा वो क्या होगा I max होगा। इस क्वेश्चन में I max की वैल्यू क्या हो जाएगी, I max का वैल्यू विल बी व्हाट 5 एम्पियर। हमको ये पॉइंट भी मिल गया। तो क्वेश्चन में अगर पूछा व्हाट इज द ईएमएफ दैट यू कैन फाइंड आउट, इफ दे आर आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट आल्सो यू कैन गेट। अब क्वेश्चन में व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस का बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ईएमएफ अपॉन आई मैक्स। तो ईएमएफ का वैल्यू कितना मिला हमको 5 वोल्ट मिला और मैक्सिमम करंट कितना मिला है 5 एम्पियर मिला। तो कैंसिलेशन का वैल्यू कितना मिला आपको 1 ओम मिला। तो देखो मैं एक्चुअली क्या है ना, मैंने ग्राफ भी यहाँ पे प्लॉट किया सो दैट यू कैन सी द वैल्यूज। तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। तो कभी कभी क्या होता है, ये तो बेसिकली ना 1 सेल के लिए है, कभी कभी क्या होता है कंबाइंड सेल के लिए आता है। तो कंबाइंड सेल के लिए जब भी क्वेश्चन होगा तो हम उसके हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि अब हमने अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स किया नहीं है, तो इसलिए वो डिस्कस करना राइट नहीं होगा। तो जो भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया इंटरनल रेजिस्टेंस में, वो 10th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट से या अब तक जो हमने कॉन्सेप्ट किया था उससे थोड़ा डिफरेंट था। नॉर्मली हमारे हिसाब से जितना हम पावर सप्लाई देते हो पूरे का पूरा पावर सप्लाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चला जाता है, बट यहाँ पे हमने नई चीजें लर्न की है कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी वजह से या इलेक्ट्रोड के बीच के सेपरेशन की वजह से, या हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल होता है मतलब आपने कंप्लीटली फिल किया या नहीं किया उसकी वजह से, या टेम्परेचर की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कंसिडरेशन में आती है, बिकॉज ऑफ विच सम पोटेंशियल विल बी कैप्चर्ड ओवर देयर। तो जितना आपने पोटेंशियल जनरली अज्यूम करते हो उतना पोटेंशियल आपको मिलता नहीं है। तो जब भी करंट फ्लो नहीं होता उस टाइम पे जो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द सेल वो होगा ईएमएफ, बट जब करंट फ्लो होने लगेगा उस टाइम पे जो भी आप पोटेंशियल मेजर करोगे वो होगा टर्मिनल वोल्टेज। सो आई होप जो भी आज मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। थैंक यू वेरी मच।